IET on Campus, UET Lahore, to today's webinar on the Gateway to Erasmus Mundus Scholarship. Europe is a home to many prestigious institutes and places of education that are historically significant in the world of academia. If you have ever caught yourself daydreaming about continuing your pursuit of a postgraduate degree in Europe, this webinar will answer all of your questions about the Erasmus Mundus Scholarship that provides the opportunity to fulfill this dream to thousands of students globally every year. Erasmus Mundus offers a joint master's degree delivered by an international consortium of higher education institutions. In this webinar, you will get details on the procedure, requirements, and tips to secure this scholarship. For this purpose, now I would like to welcome the pride of UET and our guest speaker. Mr. Ahmed Hassan is a gold medalist alumnus of the Electrical Engineering Department from the University of Engineering and Technology, Lahore. He has been setting extraordinary records for many years now. His passion in spreading his excellence through teaching has been very significant. His affiliation with IET is quite known, as he co-founded the annual science outreach at Shaukat Khanum Cancer Memorial Hospital in collaboration with IET on Campus, UET Lahore. His interest in power electronics, embedded systems, and power systems speak high of his profound achievements. He believes in bridging the gap between theoretical knowledge and industrial exposure, thus being one of the 47 people selected for the Erasmus Mundus Joint Master Degrees 2020. Currently, he is working as a graduate trainee engineer at Fatma Fard's plant site in Sheikhupura. Mr. Ahmed Hassan, we are so honored to have you here today. You have the stage. Thank you so much, Team IET. आप लोगों के इंट्रोडक्शन से मुझे एक बात तो पता चल गई है कि मुझे लिंक्डइन पे 2-3 चीजें अपडेट करने की जरूरत है, तो चलें, वो तो खैर बात की चीज है। हम सेशन का स्टार्ट लेते हैं। तो सेशन के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन, आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? यस, आ रही है भाई जी, आ रही है जी, ठीक है। चलें, तो इसको हम इतना लंबा खींचेंगे नहीं, इस मतलब प्रेजेंटेशन को। और मेरी स्क्रीन भी सबको विजिबल है? नहीं प्रेजेंटेशन नजर नहीं आ रही? It is visible. नो स्टार्ट। जी, प्रेजेंटेशन विजिबल है। एक मिनट में, चले, एक मिनट, सिर्फ मुझे एक मिनट दे। अब सबको नजर आ रही है स्क्रीन? जी, विजिबल है। जी जी। चले, ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि टीम आईटी ने इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया, तो हम उस पर अब टाइम नहीं लगाते, हम इसको आगे लेके चलते हैं सेशन को। तो ये सेशन एक्सक्लूसिवली सिर्फ इरास्मस मंडस मास्टर स्कॉलरशिप के लिए, इसके अलावा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल हो सकती हैं। उसके लिए मैं एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स भी दे दूंगा कि जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग अदर अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इस वाले पार्ट में जो है हम सिर्फ इरास्मस मंडस को फोकस करेंगे। तो ये थोड़े से ओवरव्यू है प्रेजेंटेशंस का। तो क्वेश्चन आंसर सेशंस हम एंड पे रखेंगे, तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आप लोग किसी जगह पे नोट कर लें या कहीं लिख लें, उसको हम सबको एंड पे एक कलेक्टिवली डील करेंगे ताकि प्रेजेंटेशन का जो फ्लो है वो स्मूथ रहे। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद प्री रिक्विजिट्स इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन ये प्री रिक्विजिट्स जेनेरिक हैं, ये किसी भी स्कॉलरशिप के लिए मतलब लाजमी होते हैं, इनके बगैर यू कैन नॉट प्रोसीड इनटू द एप्लीकेशन स्टेज। उसके बाद हम देखेंगे कि आपने अपनी चॉइस कैसे करनी है रिगार्डिंग प्रोग्राम्स। आपको अपनी पसंद का प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए मैं कुछ गाइडलाइंस दूंगा, ये थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस की। किसी भी प्रोग्राम में एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको क्या क्या चाहिए होगा, कैसे कैसे आपने उसको प्रोसीड करना है, थोड़ी सी मैं बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस पे। क्वेश्चन आंसर का एक सेशन करेंगे और उसके बाद हम इस सेशन को कंक्लूड कर देंगे। तो सबसे पहले जिस तरह के टीम आईटी ने इंट्रोडक्शन करवाई दिया, इरास्मस मंडस फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। 1 साल या 2 साल के इसमें प्रोग्राम्स होते हैं और दिस इज फुली फंडेड बाय द यूरोपीय यूनियन। तो इसमें होता इस तरह है कि यूरोपीय यूनियन का एक कलेक्टिव फंड है फॉर ज्वाइंट मास्टर डिग्रीज। तो इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। एक स्कॉलरशिप फंड से अराउंड अबाउट 30 या 40 प्रोग्राम्स होते हैं, वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं टू द यूरोपीय यूनियन और वहां से उनको जब अप्रूवल मिल जाती है तो फिर वो अपने प्रोग्राम्स स्टार्ट कर देते हैं।
तो इसमें हर डोमेन के लोगों के लिए प्रोग्राम्स हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, मैकाट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर वगैरह सारी डोमेन्स के लोगों के लिए प्रोग्राम्स हैं। तो आपने, और हर प्रोग्राम की कुछ स्पेसिफिकेशन सब प्रोग्राम्स की एक जैसी होती हैं, जबकि कुछ प्रोग्राम्स की कुछ स्पेसिफिकेशन बाकियों से अलग होती हैं, तो वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी कर रहा होता है। तो सबसे पहले जो प्री रेक्विजिट्स हैं, इसमें मैंने डॉक्यूमेंट की स्लाइड डाली है, लेकिन मेरे नजदीक जो प्री रेक्विजिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें दो चीजें, एक तो है आपकी मोटिवेशन और दूसरी है आपकी एफर्ट। कि अगर आप ये सोचें कि आप कुछ भी ना करें और बस आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो खामख्याली है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोटिवेट रहना पड़ेगा, मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स इन अप्लाइंग फॉर एनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। हमारा अलमिया ये है कि हम लोग अप्लाई नहीं करते, हमारे अंदर एक डर होता है कि शायद मुझे रिजेक्शन आ जाएगी, शायद आई एम नॉट कंपैटिबल इनफ, आई एम नॉट एलिजिबल इनफ फॉर दिस प्रोग्राम। लेकिन उसमें ये चीज है कि ये काम डिसाइड करना, ये इस बात को डिसाइड करना कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ये आपका काम नहीं है, ये उस पैनल का काम है जो आपको जज करेगा। तो सॉरी, किसी का माइक ऑन है तो प्लीज काइंडली उसको ऑफ कर दें, डिस्टर्बेंस आ रही है। तो ये डिसाइड करना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ये आपका काम नहीं, ये पैनल का काम है। आपके एंड पे काम ये है कि आपने फुली मोटिवेटेड रह के अप्लाई करना है, हर अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना है और अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, सिर से उतारने वाली बात नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की। तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का टेम्पलेट दे दें या कोई इस तरह की बता दें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का कोई फिक्स टेम्पलेट नहीं है, इट्स अ जेनेरिक वन। ये हर बंदे की अपनी लाइफ स्टोरी है, ये हर बंदे की अपनी कहानी है कि वो कैसे उस मुकाम तक पहुंचा है और आगे जो फर्दर एप्लीकेशन के लिए जब अप्लाई कर रहा है प्रोग्राम्स में, तो इस प्रोग्राम में वो क्यों अप्लाई कर रहा है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का वो फिक्स नहीं है, लेकिन उसका एक गोल फिक्स्ड है। जैसा सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि आप जो प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं और उस प्रोग्राम में अप्लाई करने के बाद आप क्या गेन करेंगे। ये दो चीजें आपकी एसओपी के अंदर लाजमी होनी चाहिए। उसके अलावा जो एसओपी का जो स्ट्रक्चर है वो जेनेरिक है, इट्स टोटली अप टू यू, आप जिस तरह उसको लिखना चाहें। यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एसओपी लिखने के बाद जरूर किसी सीनियर से या किसी बंदे से रिव्यू करवा लिया करें, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन योर एप्लीकेशन प्रोसीजर। और अगर इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या इस तरह की कोई और नेगेटिव चीजें हों तो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे अच्छा इंपैक्ट नहीं जाता। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है इस पे आपने खास फोकस करना होता है, क्योंकि बाकी सारी जो चीजें आपकी डिग्रीज, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, वो सब कुछ तो फाइनलाइज होती हैं। ये जो चीजें हैं ना, ये आपके एंड पे होती हैं जो आपने अलग से करनी होती हैं। तो इस पे जो है आपको खास फोकस करना पड़ेगा। जेनेरिक अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताना चाहूँ, फिक्स तो है नहीं कोई, तो अगर आप मतलब के स्टार्ट लेना चाहते हैं एज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए, तो सबसे पहले तो आप स्टार्ट ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिकल वालों की ज्यादा बात करूंगा क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल का ही हूँ और मुझे लग रहा था कि इलेक्ट्रिकल के लोग ज्यादा होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग इसमें सिविल और दूसरी डोमेन्स की भी हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों का आता है कि वाई योर पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग की तो क्यों की, इलेक्ट्रिकल की तो क्यों की, या कोई भी आपने इंजीनियरिंग अगर सिलेक्ट किया तो क्यों किया। पॉइंट नंबर 1, जस्टिफाई योर सिलेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, जोन से आपने डिग्री लिया वो क्यों लिए। नंबर 2, अब आप ट्रांजिशन करेंगे इनटू योर यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी आके आपने अपनी डोमेन से रिलेटेड क्या सीखा, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, क्या आपकी उसमें अचीवमेंट्स आई। ठीक, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज का, कि आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आपने क्या किया। आप बुक बम बन के तो नहीं आपने 4 साल गुजार दिए कि बस ग्रेड्स ले लिए, सीजीपीए स्कोर कर लिया, लेकिन नहीं, दोज आर इंपॉर्टेंट एज वेल, लेकिन आपकी बाकी चीजें भी उसमें इंपॉर्टेंस होती है। तो 3 पैरामीटर्स मैंने बता दिए। सबसे पहले योर चॉइस ऑफ डिग्री, यूनिवर्सिटी आके आपका क्या स्कोप रहा है, उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसके बाद आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को डिस्कस कर सकते हैं। और इन सारी चीजों को आप रिलेट करते हुए कि फॉर एग्जांपल व्हेन आई अप्लाई टू माय प्रोग्राम, तो मैंने इसमें ये रिलेट किया था कि मैंने जब अपनी डिग्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय डिग्री मैंने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एक काफी मुश्किल प्रोजेक्ट उठा लिया था। तो उसमें मैंने ये रियलाइज किया कि काफी सारी चीजें हैं जो मुझे अभी भी नहीं पता रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और वो सारी चीजें
उस प्रोग्राम में ऑफर की जा रही थी, और ये मेरा पैशन था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाज माय पैशन, तो आई कैन रिलेट माय पैशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड माय लैक ऑफ नॉलेज विद व्हाट द प्रोग्राम इज ऑफरिंग। तो इसी तरह आप लोगों ने भी एक कनेक्शन डेवलप करना है कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और उसको रिलेट करें विद योर लाइफ। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म्स ऑफ अ गुड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और अगर आपने कंक्लूड करनी है अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो उसके लिए आप अपना लाइफ लॉन्ग गोल बता दें और उस गोल को रिलेट कर लें विद दैट प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेसर, इफ यू वांट टू गो इनटू एकेडमिक्स, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि going through that program, securing a position in that program will help you achieve your lifelong goal of going into academics, या इस तरह की, मतलब वो totally it's up to you। और इसमें मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि गूगल पे सर्च मत करें गुड SOP फॉर्मेट या ABCXYZ, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज यूनिक टू यू। आपकी जो लाइफ की स्टोरी है ना, वो किसी और बंदे से रिलेट नहीं कर सकती, ठीक? तो इसमें मैं आपको यही कहूंगा कि this should be as original, as genuine as possible। मैंने आपको थोड़ा सा इसका ओवरलुक दे दिया कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नीड टू गेट इट रिव्यूड बाय समबडी। बेशक मैं इस प्रेजेंटेशन के एंड पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट शेयर किया हुआ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी SOP रिव्यू करवा सकें, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वो रिव्यू करके दे सकता हूँ, लेकिन थोड़े टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि काफी सारे और काम भी होते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगी, इससे रिलेटेड आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप एक जगह लिख लें, एट द एंड Q&A सेशन के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सेकंड चीज है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इस पॉइंट पे आके भी काफी सारे मुश्किलात आती हैं स्टूडेंट्स को, कि जब आप अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेते हैं तो आप सिर्फ XYZ प्रोफेसर या टीचर को बताते हैं कि सर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, तो वो आपको एक जेनेरिक सा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट, क्योंकि जब इंटरव्यू पैनल आपको जज कर रहा होता है ना, उनके सामने बहुत सारी CVs होती हैं, उनके सामने बहुत सारे हाई अचीविंग स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे 4 CGPA वाले, 3.8 3.9 वाले होते हैं। तो जो डिफरेंस आता है ना, वो डिफरेंस यहाँ क्रिएट होता है आपकी SOPs में और आपके LORs में। तो पहली तो चीज है कि आपका जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो जेनेरिक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जनरल जो उसका स्ट्रक्चर है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का, अगर आप वो देखें तो सबसे पहले ऊपर टू whom it may concern, I have known XYZ for this amount of time, I taught him this subject, he scored an A+, he is a very hardworking student, he is a very friendly person, he is a very hardworking this and that। ये सब चीजें ठीक है, लेकिन ये सब जेनेरिक है। अगर आपके प्रोफेसर आपको LOR में लिख के दे रहे हैं कि दिस स्टूडेंट इज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो उनको कैसे पता है कि ये हार्ड वर्किंग है? तो जो भी आप अपनी उसके स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स हैं आपकी पर्सनालिटी के, उनको एग्जाम्पल्स के साथ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई किया अपने प्रोफेसर से, तो मैंने उनको कहा कि सर काइंडली मेरे ये ट्रेट्स हैं, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको आप उसमें LOR में प्लीज हाईलाइट कर दीजिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने बात की कि हार्ड वर्किंग की, कि अहमद इज अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, तो उसको मैं कैसे रिलेट करूंगा कि मैंने उन प्रोफेसर साहब के साथ एक लैब की टीचिंग असिस्टेंटशिप की थी, तो उन्होंने उसको रिलेट किया कि ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, ही वाज माय टीचिंग असिस्टेंट, ही यूज्ड टू ग्रेड ऑल दी असाइनमेंट्स, और इसके अलावा जो है स्टूडेंट के साथ इनका बहुत अच्छा बिहेवियर था, बहुत अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे लर्निंग का। तो इस तरह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को आप रिलेट कर सकते हैं आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट से, और इस तरह का आपका जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। और प्रेफरेबली इसको आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर, मुझे नहीं पता बाकी डिपार्टमेंट्स में को सुपरवाइजर होते हैं या नहीं, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली आप एक लेटर लाजमी अपने सीनियर प्रोजेक्ट के जो सुपरवाइजर हैं या को सुपरवाइजर हैं उनसे लिखवाएं, क्योंकि उन लोगों से बेहतर आपको कोई नहीं जानता होता, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन ही उन दो लोगों के साथ होता है। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कहीं किसी जगह लिख लें, एंड पे हम उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चीज है IELTS लैंग्वेज टेस्ट। तो इसमें भी मुख्तलिफ ओपिनियंस लोग लेके आते हैं। कुछ कहते हैं कि इफ यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, तो आप एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन वो आपको देते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट
आप अपने डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, उनसे उनको एप्लीकेशन देते हैं कि सर हमें प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जनरेट कर दें, तो वो आपको जनरेट कर देते हैं कि XYZ ने XYZ डिग्री ली है हमसे, और इसमें मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो इंग्लिश था। तो ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, हाईली नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज व्हेन यू आर अप्लाइंग टू Erasmus Mundus और अदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें आइल्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी हायर एजुकेशन उसके बाद आफ्टर योर ग्रेजुएशन MS और PhD सारी का जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो इंग्लिश होगा, तो आइल्स बिकम्स अ नेसेसिटी। इवन अगर आप आइल्स के बगैर भी अप्लाई कर देते हैं और आपको एडमिशन भी सिक्योर हो जाते हैं, तो काफी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई कैन रिकॉल प्रॉपर्ली, यूनाइटेड किंगडम, UK और इटली और आई गेस जर्मनी एज वेल, ये इन लोगों की वीजा रिक्वायरमेंट में आइल्स होता है। तो अगर आप एप्लीकेशन स्टेज पे प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट सबमिट करवा लेते हैं और उसके बाद आपकी सिलेक्शन भी हो जाती है, तो वीजा के लिए आपको आइल्स देना लाजमी होगा। तो इंस्टेड ऑफ एट द एंड आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, आप आइल्स बिफोर हैंड ही दे लें। इसके लिए मैंने एक गूगल ड्राइव रिसोर्सेज का लिंक दिया, एंड बिलीव मी आप सब माशाल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, UT की हैं, तो आइल्स इज नॉट अ बैरियर फॉर यू गाइस। क्योंकि आजकल की जिस तरह के हमारी हॉबीज हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश सीजन्स हैं, मूवीज हैं, हम वो देखते हैं, तो आपकी जो परसेप्शन होती है ना इंग्लिश लैंग्वेज की, वो ऑलरेडी डेवलप्ड होती है। सिर्फ एक इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक फियर होता है कि यार पता नहीं आइल्स कितनी बड़ी चीज है। बिलीव मी इट्स नथिंग। आप सिर्फ 2 से 3 हफ्ते प्रॉपर तैयारी करें आइल्स की, रिसोर्सेज गिवन है, इसमें आइल्स की बुक्स हैं जिसमें कैम्ब्रिज की स्टैंडर्डाइज्ड आइल्स के टेस्ट अवेलेबल हैं, आप वो प्रैक्टिस करें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रैक्टिस अप टू द मार्क नहीं है, आप एक और वीक ले लें। और ये टाइम फिलहाल वाला जो है ये आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम लर्निंग फ्रॉम होम चल रही है, आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो आप अगर 1 घंटा भी रोज का स्पेयर करें तो एसिंग आइल्स इट्स नॉट एन इशू। आप आइल्स में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये जेनेरिक प्रीरेक्विजिट्स हैं जो हर प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा आप लोगों के पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, आई विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स, क्योंकि वो अंडरस्टूड सी बात है कि वो आपके पास होने चाहिए। योर पासपोर्ट, योर डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट्स, इस तरह की सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप लोगों की होनी चाहिए। तो हम 2 पॉइंट्स हमने कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन और प्री रेक्विजिट्स। अब हम चलते हैं ऑफर्ड प्रोग्राम की तरफ, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल लेके चलते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन से तो मैं आपको दिखा सकता हूँ लेकिन उसका फायदा नहीं है। तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना गूगल क्रोम को है ओपन कर लें। मेरा गूगल क्रोम आप लोगों को व्यू हो रहा है अपनी स्क्रीन पे? जी यस सर। ठीक, आप गूगल क्रोम पे जाएं, सब लोग जाएं, इसको इकट्ठे करेंगे ताकि बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जाके सर्च करें Erasmus Mundus कैटलॉग। ये वेब पेज आप लोगों के सामने आ गया जी। तो सबसे पहले तो है इस कैटलॉग को हम ओपन करते हैं। Erasmus Mundus कैटलॉग में जितने भी Erasmus में प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं वो सब प्रोग्राम्स हैं। दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस प्रोग्राम्स। आप लोगों को ये व्यू हो रही है? यस सर। जी भी हो रही है। मुझे लगता है गालबन सेशन में सिर्फ 2 ही लोग हैं, बाकी सारे जी। या तो इसको ऑनलाइन क्लास की जी तरह ले रहे हैं। रिव्यू हो रही है। चले, अच्छी बात है। तो यहाँ से हम इस पे फिल्टर लगाएंगे, फील्ड ऑफ स्टडी में जाएं और इसको कर दें जो आपसे रिलेटेड फील्ड है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये तो हमसे नहीं है, हम लोग इंजीनियरिंग वाले लोग हैं। इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड अप्लाई। फिल्टर लगा चुके। जी। अब आप यहाँ देखें कि ये वो सारे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं जो आपको ऑफर कर रहा है Erasmus Mundus। अब फॉर एग्जांपल मैं आई एम सॉरी कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस बात की कि
डिफरेंट डोमेन्स के लोग भी होंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सारे इलेक्ट्रिकल वाले होंगे, तो मैंने उस लिहाज से प्रिपरेशन किया, लेकिन चलें उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मैकाट्रॉनिक्स की, कोई मैकाट्रॉनिक्स का है? जी मैं मैकेट्रॉनिक्स हूँ। यस मैकेट्रॉनिक्स। जी मैकाट्रॉनिक्स वाले। अब आप ये देखें कि इसमें मैकाट्रॉनिक्स का एक ये EU4M, दिस इज मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग। क्लिक ऑन दिस वन। This is a joint master's degree in mechatronics engineering with the support of the Erasmus Plus program. तो ये आ गया है एप्लीकेशन फॉर्म। यू मे अप्लाई until January the 15th। आप लोग अगले साल भी कर सकते हैं, इस साल भी कर सकते हैं if you want exposure। तो इसमें ये सब कुछ आ गया। अब प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, इसमें सब का जो है आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन ओवरव्यू होता है इसमें। और अगर आपने एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करना है तो हम जाएंगे इसमें, प्लीज रजिस्टर एंड देन एक्सेस ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो रजिस्टर कर दें आप यहाँ जाके। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर ऑनलाइन वेबसाइट। या आप एप्लीकेशन पे इस पे रजिस्टर कर दें और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन को एक्सेस करके आप यहाँ से अपनी प्रोग्राम को लेके जा सकते हैं। तो पीपल फ्रॉम मैकाट्रॉनिक्स, सर एक बार प्रोसीजर रिपीट करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने सबसे पहले अपना प्रोग्राम सेलेक्ट किया, Erasmus Mundus EU4M। यू गो ऑन टू दिस वन। ये इनकी मेन वेबसाइट खुल गई। एप्लीकेशन डेडलाइन, यू मे अप्लाई अंटिल January the 15th। मेक श्योर कि आप लोग डेडलाइंस को जहन में रखें, क्योंकि डेडलाइंस के से पहले ही आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि डेडलाइन से पहले ही आप उसको अप्लाई कर लें, मतलब एप्लीकेशन प्रोसीजर को कंप्लीट कर लें। तो इट्स इजी, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। In order to do so, please register first। तो आप रजिस्टर करें जाके, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल सेंड करें। उसके बाद आप लोगों को वो आपके लॉगिन के क्रेडेंशियल्स भेज देंगे। उसके बाद जो है आप इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन को एक्सेस करें। और अगर आपने प्रोग्राम की डिटेल्स लेनी है तो यू गो इनटू कोर्स प्रोग्राम, और इसमें आप देखेंगे इसमें ये काफी सब कुछ है। उन्होंने बताया हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ ओविएडो, दिस इज वन ऑफ माय यूनिवर्सिटीज इन माय प्रोग्राम। तो फर्स्ट सेमेस्टर में यू विल गेट ऑटोमेशन, मैकेनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, माइक्रो एंड नैनोटेक, सिस्टम एनालिसिस, फैक्ट्री एंड प्रोसेस ऑटोमेशन। और ये यूनिवर्सिटीज हैं। Erasmus Mundus में अगर आपके 4 सेमेस्टर्स हैं तो हर सेमेस्टर मोर और लेस एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एंड लर्निंग। तो people from mechatronics, is everything okay now? Yes, thank you. Thank you. अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आर्किटेक्चर से। है अगर कोई, anyone from architecture engineering? Yes. Yes. Okay. So for example, you have this program ALA, you go into this one. ये प्रोग्राम की वेबसाइट खुल गई और इसमें स्टार्ट में इंट्रोडक्शन आ गया। दिस इज योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को आप एक दफा गो थ्रू कर लें। तो वीजा रिक्वायरमेंट्स ये सेकेंडरी स्टेज होती है। दिस कैंडिडेट्स हैव टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। दिस इज योर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड। फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी, पासपोर्ट विद फोटो। जिस तरह के मैंने आपको कहा कि ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स किसी भी प्रोग्राम में आपको चाहिए होते हैं। योर पासपोर्ट, यूनिवर्सिटी डिप्लोमा, दैट इज ऑल्सो द यूनिवर्सिटी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ स्टडी, करिकुलम वाइटे, CV। Oh, sorry, I forgot to add CV in the presentation। इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। For architects, portfolio and other PDFs of their bachelor, master theses। इसका मुझे आइडिया नहीं है, I'm sorry, आप बेहतर समझती होंगे। और proof of English language certificate। अब यहाँ पे उन्होंने explicitly mention नहीं किया कि they want IELTS, they just want proof of English language proficiency। तो यहाँ पे if you upload your IELTS results, it will be much better instead of just uploading a simple proficiency certificate। And signed declaration of fulfillment of eligibility criteria for an Erasmus Mundus scholarship। This you can find on Google। इसका मतलब declaration का sample जो है format, so it's fine, you can go through this one। So people from architecture engineering, is everything okay?
Yes. Thank you. अब हम आते हैं सिविल वालों की तरफ। तो सिविल वाले लोग हैं? यस ये सिविल वाले तो माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड हुए हैं वेबिनार के लिए। तो फॉर गाइस फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग यू हैव आई गेस दिस वन, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। लेट मी चेक प्लीज। BIMA plus building information modeling. Okay. So applications, admission requirements. हम जाके चेक कर लेते हैं इसको। Yes, you are a degree in civil engineering, architecture or equivalent qualifications. तो इसमें आप देख सकते हैं, upon application students must provide these again letter of motivation, detailed CV in European format. Let me tell you this one later on. Certificates and diplomas, degrees, transcripts, work experience, 2 recommendation letters, proof of residence. This can be your domicile certificate, या आप अपनी local union council जाके वहां से proof of residence भी issue करवा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इन्होंने specifically mention कर दिया, students from non-English are required to have one of the following certificates: TOEFL, IELTS academic version, minimum score भी बता दिया, और other recognized language proficiency certificate। तो यहाँ पे ये इस चीज को भी देख लें। If you don't have an official proficiency certificate but consider that your English is enough to enroll in an English master program, you may still apply anyway. वो प्रोग्राम आपको ऑफर कर रहा होता है कि you can apply with a proficiency certificate with or without, लेकिन that depends on the program. और second thing is IELTS, it boosts your overall profile. Please IELTS के साथ अप्लाई कीजिएगा। अगर टाइम शॉर्ट है और आप IELTS नहीं दे कर सकते तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर दें कि for now I am applying with a proficiency certificate, but in the near future I'll upload my IELTS results as well. So people from civil engineering, okay? Sir, is it necessary right now to apply with IELTS because the deadline is already 15th of January? Yeah, it totally depends on the program. So, you can just always email the coordinator and ask, let this be some XYZ person that due to the pandemic situation in your country, you're not able to appear in IELTS. So for now, can I apply with a proficiency certificate and upload my IELTS results later on? So that totally depends on your program coordinator. आप उनको ईमेल करें और उनके रिस्पॉन्स से आपको पता चल सकता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले ही ईमेल कर दें उनको बता दें, उनसे पूछ लें कि ये प्रोसीजर एप्लीकेबल है या नहीं, वरना यू कैन ऑलवेज अप्लाई नेक्स्ट ईयर आफ्टर योर डिग्री। लेकिन उसमें फिर आपका है कि ग्रेजुएशन का एक साल आपको इंडस्ट्री में यहाँ की किसी और जगह पे आपको लगाना पड़ेगा। Hope that answers your question. Okay, thank you. तो अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। So people from electrical engineering, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? Yes sir. कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन के? Yes sir. Yes sir. चलें ठीक है। Yes, sir. So people from computer specialization, you have this one, BDMA, Big Data Management and Analytics. This is yours, और इसके अलावा COSI. No, sorry. This is not yours. Cloud computing, Gemma. Yeah, this one, green networking and cloud computing. This one's yours. इसके अलावा Gemaro. This is embedded EACS. We have EMECS, European Masters in Embedded Computing Systems. And ये खुद नहीं है project. Embedded. Sorry. Embedded वाले पे click करो तो yes sir. एक मिनट, let me check. It's opening. The project not found आ रहा है. नहीं, आपने उसको नहीं क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन को नहीं क्लिक करना, आपने उस एब्रिविएशन को क्लिक करना है. क्लिक सी दिस वन, डोंट क्लिक ऑन दिस वन, क्लिक ऑन दिस. ओके सर. ये फर्स्ट कॉलम में जो चीजें हैं आपने इनको क्लिक करना है, इनको आपने क्लिक नहीं करना क्योंकि ये अभी अपडेट नहीं हुई, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से यूरोप में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अल्टरनेटिव वेज पे लोग काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से काफी चीजें
जो है वो सुस्त रवि का शिकार हुई हैं। तो फॉर एग्जांपल EMECS, you go into this one again, admissions requirements, check the requirements. Application must hold in electrical engineering, computer science, English language. Application need to prove. We normally ask for IELTS with this. So yeah, IELTS, you see, it's compulsory more or less everywhere. GRE, it's recommended but not mandatory. So Erasmus Mundus में GRE, it's a plus point, but it's not a requirement for either your visa process or the application process. So it's up to you if you want. तो ये हमने EMECS को कर लिया पहले, embedded वाले। ये साहब आगे बीच में चलें, कोई नहीं, embedded हमने डिस्कस कर ली। So let's go into BDMA. BDMA we have big data, sorry, मेरी पावर में स्पेशलाइजेशन है तो मुझे इन चीजों का इतना आइडिया नहीं। बिग डेटा मैनेजमेंट एनालिटिक्स, यस। So data science, I guess more or less. So you go on to this one, general information, master's program. So course content आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स में अगर आप जाएंगे तो एडमिशन प्रोसीजर, ट्यूशन फीस एंड स्कॉलरशिप, एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, you have all these, you have all these. तो यहाँ से आप इसमें चेक कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर। सॉरी, ये मैंने गलत खोल लिया था। एंड यस, दिस वन, दिस इज जेनाइल, ग्रीन नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। फॉर एग्जांपल इन दिस वन द डेडलाइन इज 17th of January। तो आप इसमें अब जाएं, आप देखें प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन को देखें, इफ इट मैचेस योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद प्रोग्राम में जाएं, प्रोग्राम की डिटेल्स देखें, एप्लीकेशन में जाएं, इन द एप्लीकेशन प्रोसीजर, इसमें सारा आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी। सर ये बैचलर के बाद अप्लाई करना ना इसमें? नहीं, जरूरी नहीं है। यू कैन अप्लाई इन योर 7th semester एज वेल। ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिपेंड कर रहा होता है। कुछ प्रोग्राम्स की डिमांड होती है कि आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कुछ की होती है कि इफ यू आर इन योर फाइनल ईयर तो यू कैन अप्लाई इन दैट वन। तो टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम। इसीलिए मैंने आपको हर प्रोग्राम की एप्लीकेशन और उसकी रिक्वायरमेंट्स दोनों का बताया है, ताकि आपको पता हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, इफ यू फुलफिल दोस, टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम। नाउ सी दिस वन, वी हैव EMECS। नहीं, ये तो हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई अगर MBA का इरादा हो इंजीनियरिंग के बाद तो उसके बारे में कुछ बता दें। If you want to go for an, okay, what is your future goal? मुझे सॉरी, आप अपना नाम बताएं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ज़ैनब बात कर रही है अहमद भाई। मैं पूछ रही थी अगर MBA के लिए अप्लाई करना हो, लाइक If you want to apply for MBA तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मेरा पहला सवाल तो आपसे ये होगा। आई एम नॉट श्योर येट, जस्ट के इंजीनियरिंग आगे परस्यू नहीं करनी, अगर MBA के लिए करना हो तो उसके लिए क्या मतलब? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में आइडिया नहीं है, बट आई कैन गाइड यू टू द रेलेवेंट पर्संस। आई हैव फ्रेंड्स हु आर करंटली एनरोल्ड इन MBA प्रोग्राम्स इन LUMS, तो मैं आपको उनका कांटेक्ट दे सकता हूं, आप उनसे कांटेक्ट कर लें। इफ यू वांट टू गो फॉर एन MBA पाथवे आफ्टर योर बैचलर्स, तो मेरे ख्याल से वो आपको बेहतर बता सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझे इसमें इतना एक्सपोजर नहीं है। नो प्रॉब्लम। और किसी और का भी सेम क्वेश्चन यही था? यस सर। जी, आपका नाम? साद। जी साद। तो साद, आपका फ्यूचर गोल क्या है? Sir, actually, I want to join. I want to be a part of an institute as a Sorry, as a manager. आप इंडस्ट्री में मैनेजमेंट की पोजीशन पर जाना चाह रहे हैं? Yes. तो मैंने एक चलो मैं आपको थोड़ा सा इसको गाइड कर देता हूँ कि I worked as a trainee engineer in Pharma Fertilizers for 1 year, and then I got promoted to area electrical engineer in Pharma Fertilizers Shivapura. So there is no hard and fast quick path into the industry. It does not exist.
कि अगर आप कहें कि फॉर एग्जांपल आफ्टर योर बैचलर्स आप एमबीए करें और डायरेक्ट आप मैनेजमेंट की पोजीशन पे चले जाएं तो खामख्याली है माजरत के साथ, क्योंकि इसमें देखें कि इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो डिफरेंट होती हैं। अगर आप टेक्निकल मैनेजमेंट की पोजीशन की बात, मैं टेक्निकल मैनेजमेंट की पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो दैट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस। दे डोंट केयर एमबीए, इफ यू हैव द एमबीए इट्स अ प्लस पॉइंट, बट you require exposure in the industry and that comes after years of working in the industry itself. Right. It's difficult कि अगर आप MBA के बाद इस वाली technical management it's difficult, but for example if you want to go into HR or human resources, sorry HR is human resources talent acquisition, then that it's fine, and for that I'll suggest LUMS or yes LUMS is the best that offers one of the flagship programs is MBA. तो फॉर डेट मैं साथ आप मेरे ईमेल अपने इस प्रेजेंटेशन के एंड पे किया हुआ, आप मुझे उस पे अपनी क्वेरी भेज दें, मैं आपको रेलेवेंट पर्सन की तरफ गाइड कर दूंगा। मेरे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, फातिमा फर्टिलाइजर्स में मेरे साथ थे और उसके बाद उन्होंने लम से अपना एमबीए प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो वो आपको मेरे से बहुत बेहतर गाइड कर सकते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो पावर से लोग हैं हमारे साथ, पावर इलेक्ट्रिकल पावर। जी सर। चले अच्छी बात है। तो पावर वालों के लिए काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं। दिस इज माय प्रोग्राम स्टेप्स इन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स। आई एम अ स्टेप स्कॉलर। इसके अलावा लेट मी चेक, यू हैव दिस वन EPICO, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोपल्शन एंड कंट्रोल। You have DENSYS, decentralized smart energy systems for power students. ये पावर वालों की बात कर रहा हूँ। This one, embedded computing systems. This is generic. Anyone from an electrical engineering degree can enroll in this one. इसके बाद you have Jimaro. You can apply in this one as well. Power students भी इसमें apply कर सकते हैं. And then you have REMP, Renewable Energy and Marine Environment. बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पाकिस्तान में ऐसा स्कोप नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम nonetheless. Afterwards, let's check. You have steps. You have this one. If there was a photonics program, yeah, photonics. But electrical में, yeah, this one, RedMap, radiation and spectrum microdynamics, photonics technology. You can apply in this one as well. Sorry, I forgot to mention. You can apply in 3 programs at the max. Erasmus Mundus के आप सिर्फ 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, सो चूज योर प्रोग्राम्स केयरफुली। तो ये अब हमने इसमें कर लिया है प्रोग्राम सिलेक्शन और एप्लीकेशन प्रोसीजर, मैंने ब्रीफ से आपको ओवरव्यू दे दिया है। नेक्स्ट स्टेज आती है सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन में कैन यू गाइड फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एज वेल? Biomedical, yes, please. Please give me a second. There was a biomedical program as well. It's somewhere around here. I've seen before. Safety. This one, medical imaging and applications. Yes, is this related to biomedical? Yes, but मैंने भी काफी गो थ्रू किया है इस लिस्ट से। इसके अलावा कोई और प्रोग्राम नहीं है, बस यही एक सिंगल प्रोग्राम है। तो आपका नाम? मोमल। जी मोमल। तो इसमें फिर यही है कि वो लक है आपकी कि इरास्मस मंडस सिर्फ एक प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। इसमें फिर आपको दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी देखनी पड़ेंगी। आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद दोस, लेकिन आपको सर्च आउट करना पड़ेगा। इसमें अगर एक ही प्रोग्राम है तो आप उसी में फिर अप्लाई करें, क्योंकि और तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है फॉर इरास्मस मंडस, बट यू कैन हैव अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। उसका मैं थोड़ा सा इस प्रेजेंटेशन के एंड पे ना थोड़ा सा आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ सबको, और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल है, बट आई गेस इट्स दिस वन ओनली। Okay, thank you. सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर माइनिंग इंजीनियरिंग एंड जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग के हवाले से कुछ है? जियोलॉजिकल जी हम देख लेते हैं। माइनिंग भी सर, एनवायरमेंटल एंड जियो साइंसेस, अप्लाई दिस वन। सर इसके अलावा माइनिंग में माइनिंग इसमें जियोलॉजिकल आप डील नहीं करते माइनिंग वाले? सर एक्सक्यूज मी सर, माइनिंग और जियोलॉजिकल अलग अलग नहीं, लेकिन इसके लिए एमराल्ड प्रोग्राम।
माय क्वेश्चन इज कि आप लोग मतलब मुझे पता है डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जियोलॉजिकल और माइनिंग, तो आप लोगों का कोर्स कंटेंट मोर और लेस एक जैसा नहीं होता, ये डिफरेंट होता है? मेरा क्वेश्चन ये है। डिफरेंट होता है सर। सर माइनिंग में ऑलमोस्ट सेम है, बट कंस्ट्रक्शन माइनिंग में जाती है और थोड़ा geological study होती है। ठीक, तो इसमें फिर मैं मेरी तरफ से तो मुआवजत है कि मैं इतना इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ कि आप फिल्टर चेंज करें, यहाँ से इन्वायरमेंटल एंड जियो साइंसेस के अंदर जाएं, इन प्रोग्राम्स को देखें। फॉर एग्जांपल के एमरल्ड कर सकते हैं जियोलॉजी वाले। सॉरी विच वन? एमरल्ड के नाम से एक प्रोग्राम है। रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, सॉइल साइंसेज, माइनिंग वाले इसको डील करते हैं। यस सर। जी ये देखें, ये आप लोगों इंजीनियरिंग का वाला ये आपका प्रोग्राम एक निकल आया EMISS। इसके अलावा ग्राउंड वाटर एंड ग्लोबल चेंज, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट, ये आप लोग ये तो करते होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। यस और सर। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्या है हमारे पास, मतलब आप यू नीड टू गो थ्रू ये वेबिनार। इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं सिर्फ, लेकिन यू नीड टू, अगर आपको कोई भी प्रोग्राम नहीं मिल रहा अपने से रिलेटेड, तो आप कोई भी फिल्टर ना लगाएं, तो आपके पास इरास्मस के सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे अगर आप कोई भी फिल्टर नहीं लगाते। सो व्हाट यू कैन डू इज just check out the description, these ones for all the programs. For example, you have these many programs, और यहाँ से अगर आप फिल्टर से आपको कुछ नहीं मिल रहा तो you can always go through these ones as well. So I guess this is it for the application part. अब हम CV पे आते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, अभी आवाज आ रही है? अभी आपने बताया कि हम लोग जो है वो 3 इसके कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मशीन लर्निंग में के डोमेन में अप्लाई करती हूँ, और क्लाउड कंप्यूटिंग की, और एम्बेडेड सिस्टम की। तो मेरी जो SOPs और जो CVs होंगी उसमें उससे रिलेटेड चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एम्बेडेड में डिफरेंट SOP देती हूँ, और जो मशीन लर्निंग की डोमेन है उसमें डिफरेंट अपनी SOP देती हूँ। यहाँ पे तीनों प्रोग्राम्स में मैंने सेम ही SOP देनी होगी, ये इफेक्ट करते हैं इसके लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका नाम? ताहिरा। ताहिरा, इसको हम ना एंड पे डील करते हैं। ये मैंने अपने एंड वाले सेशन के लिए इस चीज को रखा हुआ है, इसको हम डील करते हैं एंड पे। ये मैंने नोट कर लिया, इसको हम करते हैं। ओके। So the next part is your CV. So you go into this one, you write Europass CV online. This Europass CV. So this is a standard European format for curriculum vitae. So you can just make your CVs in this one. Just go over here, create my profile पे जाएं। CV आपकी इसी फॉर्मेट पे होनी चाहिए, because in European countries they don't like a lot of formats for the CVs. They have a standardized pattern for CV. यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करें तो ये आपको फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ खुद ही करके दे देगी। So for CVs you need Europass. Clear everyone? जी चलें, ठीक हो गया है। तो अब हम चलते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। So we are done with prerequisites offered. Sorry? जी सर, यहाँ CV के साथ रेज्यूमे का भी बता दें, कहीं पे वो भी रिक्वायरमेंट होती है या? CV, it's more or less CV everywhere for all the Erasmus programs. All right, thank you. तो अब आगे हमारा Q&A सेशन। इसमें मैं पहले से जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दे दूं। ताहिरा ने भी पूछा कि 3 प्रोग्राम्स में वो अप्लाई करना चाह रही हैं, एक मशीन लर्निंग का, एक कंप्यूटिंग का और एक एम्बेडेड का। तो इसमें क्या SOPs डिफरेंट जाएंगी? बिल्कुल डिफरेंट जाएंगी। इसमें CVs डिफरेंट जाएंगी? बिल्कुल। जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है, आपकी CV और SOP उस प्रोग्राम से रिलेटेड टेलर्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप मशीन लर्निंग के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसमें आपकी CVs में जो आपकी हाईलाइट्स हैं प्रोजेक्ट की, फॉर एग्जांपल उसमें आप हाईलाइट कर रहे हैं पावर सिस्टम्स के प्रोजेक्ट, उसमें आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स हाईलाइट कर रहे हैं, तो नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि आप यू आर नॉट द रेलेवेंट एप्लीकेंट फॉर दिस प्रोग्राम। तो जिस भी प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना उसके लिए अलग से CV बनाएं
जिसमें सारी चीजें वो हों जो उस प्रोग्राम से रिलेटेड हों. Same goes for your SOP. For example, if you're applying for a machine learning program, you need to align your interest with the machine learning domain. If you're applying for a computing program, you need to align your interest with the computing side. इस तरह नहीं करना है कि मशीन लर्निंग के प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका जो SOP है वो ये स्टेट कर रहा है कि यू लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग इज द बेस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द फ्यूचर. नो, नेगेटिव इंप्रेशन जाता है. तो ताहिरा, आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. जी, लेकिन ये इफेक्ट नहीं करता कि एक ही एरास्मस के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और हमारी SOPs डिफरेंट है, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा? अच्छा, नहीं, एरास्मस के जितने प्रोग्राम्स हैं वो सब इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से. एरास्मस मंडस जो है ना, वो सिर्फ फंड्स देता है इंडिविजुअल प्रोग्राम्स को. सारी सिलेक्शन, ऑल दी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस वो इंडिविजुअल प्रोग्राम्स हैंडल करते हैं. तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता. आप जिस प्रोग्राम में जोन सी मर्जी आप SOP चाहें आप उसमें डिलीवर कर सकते हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू. तो अब हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं Q&A सेशन. तो एक एक करके प्लीज आप लोग बताते थे. सर, फर्स्ट क्वेश्चन. जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि हम मोर देन वन को भी अप्लाई उसमें कर सकते हैं, तो उसमें सेकंड ऑप्शन मींस मोर देन वन प्रोग्राम में भी हम अप्लाई कर सकते हैं. तो उसमें एक ऑप्शन ये है कि एक उन्होंने सेकंड ऑप्शन बताई है कि आई माइट बी एबल टू अफोर्ड Erasmus Mundus ट्यूशन फीस एटसेट्रा इफ आई एम नॉट ग्रांटेड द स्कॉलरशिप. तो देखें, ये होता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप ना मिले तो आप सेल्फ फाइनेंस के ऊपर उस प्रोग्राम में पढ़ सकते हैं या नहीं. तो दैट डिपेंड्स ऑन यू. इफ यू आर एबल टू फंड, वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना करें. यू शुड ऑलवेज गो फॉर स्कॉलरशिप्स, यू नो, because there are a lot of opportunities out there. The only problem with us guys is we don't apply. We are not motivated enough to apply. हमारे अंदर inherent fear होता है कि मैं ये अप्लाई करूंगा, सिलेक्ट होता हूँ या नहीं होता. इस चीज को हमने खत्म करना है. Because believe me when I say कि during my Erasmus experience I have come across applicants from many nationalities all over the world. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किसी से कम नहीं है. हम लोग इवन I'm not bragging or anything, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स काफी सारी नेशनैलिटी से बहुत अच्छे, बहुत आगे होते हैं. अप्लाई जरूर करना है और इसमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है. तो आई गेस यू शुड आंसर कि नो, यू आर नॉट एबल टू सेल्फ फाइनेंस योर प्रोग्राम. ओके, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम अस्सलाम. सर, मुझे ये पूछना था कि यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल मैंने मैकेट्रॉनिक्स वाला ओपन किया तो हमने डायरेक्टली इसी एप्लीकेशन को फिल करना है या स्कॉलरशिप के लिए कोई अलग से एप्लीकेशन है? मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ इंडिविजुअल प्रोग्राम्स की डिस्कशन है. आपने सिर्फ और सिर्फ उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है. नो नीड टू अप्लाई एनीवेयर एल्स. ठीक है. सो वी विल बी ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड फॉर द स्कॉलरशिप, राइट? यस, क्योंकि ये प्रोग्राम्स स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी. और सेकेंडली इसमें लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट्स में आपने अपनी लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस देनी है. तो लाइक एट दिस लेवल हमारी तो अभी कोई पब्लिकेशन ही नहीं है. तो डज दैट अफेक्ट द एप्लीकेशन? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस की? नहीं, मेरे ख्याल से जनरल रिक्वायरमेंट्स टाइप लिखा हुआ है वहाँ पे. जी, ठीक, मैं समझ गया. तो अगर आपकी पब्लिकेशंस नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं. बट आप 7th सेमेस्टर में हैं? जी. आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर चुके होंगे अब तक तो? जी, बिल्कुल. किनके साथ कर रहे हैं? मैं मैकेट्रॉनिक्स से हूँ, तो हमारे सर एसन नईम हैं, उनके साथ. सर एसन के साथ कर रहे हैं? जी. मेरे काफी मैकेट्रॉनिक्स के दोस्त हैं, तो काफी मतलब एक्सपोजर है मैकेट्रॉनिक्स का, बहुत अच्छे सर हैं. तो आपकी इसमें अब देखें, यहाँ वो बात आती है मोटिवेशन वाली और आपकी एफर्ट वाली. आपकी मैक्सिमम एफर्ट होनी चाहिए कि यू नीड टू पब्लिश अ कॉन्फ्रेंस पेपर. बेशक कॉन्फ्रेंस पेपर ही पब्लिश करना है, नॉट अ जर्नल वन. आई एम नॉट आस्किंग जर्नल. कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश करें. सर एसन के पीछे लग गए कि सर मुझे पेपर पब्लिश करना है, मुझे नहीं पता, मुझे करवा के दें. ठीक है. एंड शुड इट बी रिलेटेड टू माय FYP या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है? या
कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इफ इट्स फ्रॉम योर FYP, वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल प्रोफाइल। अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास कोई पब्लिकेशन नहीं थी, बट आई अप्लाइड एनीवे। अगर आपके पास नहीं है, अप्लाई आप कर दें, बट वर्क ऑन गेटिंग अ पब्लिकेशन। I don't think it's a mandatory requirement, but if you have one, it's like very good for your overall profile. ठीक है। और सेकेंडली मैंने को करिकुलर्स या एक्स्ट्रा करिकुलर्स का पूछना था कि फॉर एग्जांपल मैं पहले एक आइजैक के प्रोग्राम पे गया हुआ हूँ और इसी तरह मैंने एक दो इंटर्नशिप्स की हैं रिलेटेड टू वॉलंटियर वर्क, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है? शुड आई मेंशन ऑल ऑफ देम? अगर आप वो मेंशन नहीं करते तो समझ लें कि आप अपने आप को उसी स्टेज पे रिजेक्ट कर रहे हैं। दीज आर दी मोस्ट important parameters that you need to mention in your profile, your extracurricular activities. यही मैंने स्टार्ट में बताया था कि आप एक बुक वर्म के तौर पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए अपनी सीवी में। यू नीड टू बी मल्टीफेसिटेड पर्सनालिटी, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी होनी चाहिए आप, और बिल्कुल मेंशन करें। स्पेशली ये जो वॉलंटियर वर्क आपने मुझे भी बताया कि आप 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेटेड रहे हैं, इसको लाजमी मेंशन करें। श्योर। और उनकी तरफ से कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या एप्रिसिएशन लेटर तो नहीं ना चाहिए? लाइक इज इट मैंडेटरी और नॉट? डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम। अगर आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, नहीं है तो यू कैन, नहीं जरूरत होगी आपको उसकी। सही, दैट्स फाइन। अच्छा, और इसकी डेट जो है ना, मैं देख रहा था 15 जनवरी है, तो आइल्स का थोड़ा सा इशू होगा, तो मैं इंस्ट्रक्टर को ईमेल्स दी हुई है, वहां पे ईमेल करके पूछ लूं उनसे कि if I can get it delayed or something? जी बिल्कुल पूछ लें, आप उनको बता देंगे ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन, क्योंकि राइट नाउ इवन यूरोप इज इन अ वेरी स्ट्रांग ग्रास्प ऑफ द पेंडेमिक, तो पीपल आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव। आप उनको बताएं कि पेंडेमिक की वजह से ये इशू चल रहा है कि यू आर नॉट एबल टू अपीयर इन आइल्स राइट नाउ, तो इफ इट्स पॉसिबल कैन आई अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम राइट नाउ एंड अपलोड माय आइल्स रिजल्ट्स लेटर ऑन। ठीक है। तो ये आप उनसे पूछें। और सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी। सबके लिए इरास्मस की किसी भी प्रोग्राम में कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ते, देयर इज नो एप्लीकेशन फी। तो इस साल भी इवन इफ यू डोंट वांट टू गो दिस ईयर, यू वांट टू गो नेक्स्ट ईयर, अप्लाई लाजमी करें ताकि आपको उस चीज का एक्सपोजर मिले। ठीक है। वो उससे आपकी एप्लीकेशन इफेक्ट नहीं होती अगर आपने प्रीवियसली भी अप्लाई किया हुआ है इसमें? नहीं, कोई मसला नहीं उसमें। ठीक है। और लास्ट चीज, थोड़ी सी लंबी होगी डिस्कशन, यहाँ पे जो ईमेल्स है ना, वो सारे इंस्ट्रक्टर्स की, लाइक हर यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव की ईमेल दी हुई है, तो किसी एक को ईमेल कर लूं तो दैट वुड बी फाइन या सबको? नहीं, इसमें ये होता है कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी होती है दैट इज वन ऑफ देम। तो आप प्रोग्राम की साइट पे जाएं, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये दिस यूनिवर्सिटी इज कोऑर्डिनेटिंग, द अदर यूनिवर्सिटीज आर कोऑपरेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी को आपने ईमेल करनी है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, can you please guide about the work experiences required for the programs? Totally depends on your program. For example, किसी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती तो that depends on the program, लेकिन if you have work experience, it's a positive thing on your CV. इससे कोई इफेक्ट तो नहीं आता हमारी एप्लीकेशन प्रोसीजर पे अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास? यार आप इसमें देखो, इसमें ना ये होता है कि यू आर बीइंग कंपेयर्ड विद मेनी एप्लीकेंट्स। तो फॉर एग्जांपल आपका योर गुड नेम? सुहेब। तो सुहेब आप देखो, फॉर एग्जांपल मेरे सामने सुहेब की सीवी है और एक एबीसी की सीवी है। सुहेब का सीजीपीए बहुत अच्छा है, उसके पास काफी सब कुछ है। एबीसी का भी सीजीपीए बहुत अच्छा है, उसके पास काफी सब कुछ है। अब बात आती है एक्सपीरियंस की। अब दोनों मुझे सीवीज लग रही हैं बैलेंस्ड, इफ आई एम वेइंग देम अगेंस्ट ईच अदर। एबीसी की सीवी भी उतनी अच्छी है जितनी सुहेब की सीवी है, लेकिन एबीसी की सीवी में 2 महीने की इंटर्नशिप है, 3 महीने की एक और जगह इंटर्नशिप है। तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। अगर वो उधर है तो इट्स गुड, लेकिन एट द एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम। तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा।
आपके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दिस ऑनलाइन लर्निंग. You can go for virtual internships. Many organizations are offering. तो LinkedIn पे आप एक्टिव रहें और वहां पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल होती रहती हैं. तो वहां पे आप देख के आप you can have virtual work experience as well. आई वांटेड टू आस्क के जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है वो प्रोग्राम से रिलेटेड होना चाहिए या जनरल इंटर्नशिप भी हो सकती है हमारी जो डिग्री प्रोग्राम से? बहुत आर वैलिड, दोनों ठीक है, लेकिन अगर प्रोग्राम से रिलेटेड है तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है. ओके, थैंक यू. वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. My name is Haseeb and I'm from mining department. जी हसीब साहब. अहमद भाई, मैंने आपसे पूछना था कि पब्लिकेशन की बात हुई थी कि अगर हमारे पास एक CGPA है और IELTS रिक्वायरमेंट है. आई हैव राइट नाउ IELTS सर्टिफिकेट, बट मैंने पूछना था कि मैं पब्लिकेशन पे काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारी पब्लिकेशन थोड़ी लेट हो गई है. कुछ पेंडेमिक की वजह से कुछ हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा काफ़ी लंबा था, एक इंडस्ट्री से रिलेटेड था. तो अगर हम अनपब्लिश्ड रिजल्ट्स, क्योंकि अभी आजकल में अगर हम सेंड करते हैं तो उसमें भी आपको पता है कि टाइम काफ़ी लगता है जनरल में. ऑब्वियसली. कॉन्फ्रेंस पेपर टारगेट कर रहे हैं, जनरल पेपर टारगेट कर रहे हैं? रिव्यू पेपर है जनरल में किसी पेज में. ओके, रिव्यू पेपर. यू आर गोइंग फॉर अ रिव्यू पेपर. तो उसमें आप ये है कि आप अपना जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है उसको ईमेल कर दें. उसको बता दें कि पब्लिकेशन अंडर रिव्यू है, पेंडेमिक की वजह से डिले हो गया, तो कैन आई और कैन आई नॉट अपलोड दिस वन एज अ प्रूफ ऑफ माय पब्लिकेशन. तो वो आपको बेहतर गाइड कर दे. ये अनपब्लिश्ड रिजल्ट्स हम पेश कर दें फिर जो जी, आप कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करें, उनको बताएं कि ये इश्यूज हैं, तो क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे. ठीक है. और अहमद भाई, एक और सवाल था कि इसमें एक IET के नाम से होती है यूरोप के लिए, EIT के नाम से. इनोटेक समथिंग. या जी इसी तरह ही कुछ होती है, मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन EIT उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. वो पूछना था, वो कई जगह पे लिखा सुना है कि वो पार्शियली फंडेड है और किसी जगह पे कोई कहता है कि फुली फंडेड है. मैंने जो देखा है वो पार्शियली फंडेड है, तो इज इट राइट? आई एम सॉरी, मुझे उसके बारे में इतनी डिटेल्स नहीं है, बट आई कैन गाइड यू टुवर्ड्स द रेलेवेंट पर्सन. मेरी ईमेल एंड पे आप उसमें मुझे करना. मेरे पास लिंक्डइन पे 3-4 लोग एडिट हैं, दो गाइज आर इनरोल्ड इन EIT प्रोग्राम. तो मैं आपको उनकी तरफ गाइड कर देता हूँ. वो मुझसे बेहतर आपको इस चीज का जवाब दे सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. ठीक. तो मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन आंसर सेशन मुकम्मल हो चुका है. मजीद किसी का कोई क्वेश्चन? सॉरी, कैन आई आस्क वन मोर थिंग? जी जरूर. मैंने ये पूछना था कि हम जिस तरह अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, डेट्स जो हैं कुछ प्रोग्राम्स की देर से हैं, कुछ बाद में है. तो अब हमें साथ साथ हम पढ़ भी रहे हैं 7th सेमेस्टर में और हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स भी कंटिन्यू है. तो डॉक्यूमेंट्स की आपने जो बात की थी कि हर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट है. अब माइनिंग से रिलेटेड मैं देख रहा था कि 2 तो फिक्स है माइनिंग से रिलेटेड, और कुछ उसके कोर सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जियोलॉजी के साथ जो रिलेट होती हैं, जैसे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह के, तो उसमें भी हैं थोड़े से. तो जो CV है, अब CV तो एक डिटेल्ड वन होगी ना, और अगर उन्होंने साथ रेज्यूमे में मांगा हुआ है तो वो हमारी एक फिक्स 1 पेज जो रेज्यूमे होता है वो हमारी एक फिक्स प्रोग्राम के लिहाज से अलग होगा. तो क्या CV सबके साथ से फिर हम सेम नहीं लगा सकते सारी डिटेल्स ऐड करके जो हमने किया हुआ है? क्योंकि वर्सेटाइल सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ किसी फील्ड से रिलेटेड है, कुछ किसी फील्ड से रिलेटेड है. कोई हमारा वर्क एक्सपीरियंस या कोई हमारी एक्सपोजर से रिलेटेड भी होगा, कोई एक्सपोजर हमारा दूसरे से रिलेटेड भी होगा फील्ड टूवर्ड्स में. तो क्या सब कुछ ठीक. अब इसमें आप देखें, इसमें जिस तरह आपने बात की कि कुछ चीजें फिक्स्ड हैं आपकी सारी CV में. फॉर एग्जांपल योर लीडरशिप स्किल्स, योर मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक, और योर वॉलंटियर एक्सपीरियंस, योर वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आपकी सारी CVs में फिक्स्ड हैं. डिफरेंट क्या चीज होती है, आपके प्रोजेक्ट्स जो आप हाईलाइट्स लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स का अगर आप जिक्र करते हैं तो आपने फॉर एग्जांपल अर्थ रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट्स हैं और अर्थ रिलेटेड प्रोग्राम है तो आप उसको फोकस करें. अगर बिल्डिंग्स के रिलेटेड है तो आप उसको फोकस करें. तो आई सजेस्ट कि जिस तरह आपने बात की कि FYP चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर आपका इम्तिहान आता है. दिस इज योर टेस्ट. When I said कि maximum effort, this is the point where you need to apply the maximum effort.
You can apply using one CV in all of the programs, or you can tailor different CVs for each of the programs. Totally up to you. मैं ये suggest करूंगा कि हर program से related उसकी CV जो है वो tailored होनी चाहिए regarding with respect to that program. You can apply with one CV, but not recommended. I hope you get the answer. Okay, yes. And last thing, due to pandemic, we didn't go for internship, So will it be Sorry? Can it be negative impact that this person does not have a field experience, so something like this? Or we may not necessarily negative impact, but it's not a good impact. It's not a negative one, but it's not even a good one. But as I said, go for a virtual one. आप लोगों के पास बहुत अच्छी opportunity है, आप virtual internships join करें. अगर आपको opportunities, sorry, is it the same person या कोई और question है? No, I think someone other. Okay. अच्छा तो आप sorry, new person, सिर्फ 1 मिनट. अच्छा तो आप लिंक्डइन पे जाएं, वहां जाके आप अपॉर्चुनिटी सर्च करें. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आजकल अवेलेबल है, मैं देख भी रहा होता हूँ. आ भी रही होती हैं, आप वर्चुअल एक इंटर्नशिप ज्वाइन कर लें. जी, न्यू पर्सन. Excuse me, sir. Sir, I am a student of civil engineering, civil department, semester 3. तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे स्कॉलरशिप्स के बारे में? मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, first of all, you need to get a good CGPA. Start working hard. Number 1. Number 2, get some good rich experience. आप या सोसाइटीज में काम करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें, आपकी जो ओवरऑल जो पर्सनालिटी है, दैट शुड बी अ मल्टी डायमेंशनल वन. खाली 4 out of 4 CGPA लेके थीटे बन के नहीं निकल जाना होता. सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ. बुकवर्म बन के नहीं निकल जाना होता. आपने और भी काफी सारी चीजों को साथ लेके चलना पड़ता. तो यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी. आपके पास CGPA भी अच्छा होना चाहिए, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी अच्छी होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, दोज आर लाइक मैंडेटरी फॉर नॉट इवन फॉर अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम बट फॉर ऑल डोमेन्स ऑफ योर प्रैक्टिकल वर्क लाइफ. कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए. बड़ा जेनेरिक सा वैसे क्वेश्चन है, लेकिन आई ट्राई टू आंसर इट. ओके, नंबर 1, गुड CGPA. नंबर 2, गुड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. नंबर 3, confidence and good communication skills. Or number 4, preferably at least one publication. जनरल पेपर और रिव्यू पेपर लिखें, कॉन्फ्रेंस पेपर लिखें, एक पब्लिकेशन लाजमी करें. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. अच्छा भाई, एक बात बताइएगा कि पब्लिकेशन किस लेवल पे होनी चाहिए, मुझे समझ नहीं आई. फॉर एग्जांपल हम मैकेट्रॉनिक्स के हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, हमारे लिए ओवरऑल तो IEEE एक बड़ी सोसाइटी है. किस लेवल की पब्लिकेशन होनी चाहिए? बड़ा या इसका कोई हार्ड एंड फास्ट आंसर तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो यू अपलोड योर पब्लिकेशन एज वेल. तो जो रिव्यू कमेटी होती है, दैट गोज थ्रू योर पब्लिकेशन. तो मेरे नजदीक द जर्नल और द कॉन्फ्रेंस, उसका इम्पैक्ट होता है, बट कंटेंट ऑफ दैट पेपर वो ज्यादा मैटर करते हैं. लेकिन यू शुड टारगेट द बिग वंस ना, बिग नेम्स टारगेट करें आप. इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा हो उसका. और अगर आप कॉन्फ्रेंस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गो फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस. इफ यू आर गोइंग फॉर अ जर्नल तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा हो. मतलब ये अंडरस्टूड सी बात है, मतलब ये वाली जो है ना, कि क्वालिटी, क्योंकि जो बड़े नाम है वो क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज वो करते नहीं. तो अगर आपका पेपर क्वालिटी वाला होगा तो आप उस लेवल तक पहुंचेंगे. बिल्कुल सही. तो इस तरह से मतलब आपको चीजों को लेके चलना पड़ेगा. सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं. जी सर, मैं सेमेस्टर 3 सिविल इंजीनियरिंग का हूँ. इससे पहले जिसने सवाल किया था वही. सर मुझे इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. सर कहाँ पे? अब ये देखें ना, ये सवाल आता है कहाँ का. अगर आप इलेक्ट्रिकल के होते तो मैं आपको बेहतर गाइड कर देता, लेकिन आप क्योंकि आप सिविल के हैं तो जेनेरिक गाइडेंस दे सकता हूँ. लिंक्डइन, आप लिंक्डइन पे हैं? यस सर. तो लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहें, वहां पर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. या अगर आपके कोई
ब्लड रिलेटिव्स वगैरह कहीं काम कर रहे हैं, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको रेफर कर दें या रेकमेंड कर दें फॉर एन इंटर्नशिप। तो इस तरह से चीजें चलेंगी। ओके सर। ओके, तो सर काइंडली शेयर योर ईमेल। ठीक है, हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को फॉर्मली एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरेक्टिव सेमिनार था हमारा। ईमेल एड्रेस 2015w115@student.uit.edu.pk और कांटेक्ट नंबर भी गिवन है। कांटेक्ट नंबर पे मैं यूजुअली जरा स्लो रिस्पॉन्ड करता हूँ, ईमेल्स पे आई रिप्लाई फास्टर। तो आपको जो सुटेबल लगे आप उस पर कर सकते हैं। और आई होप द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, आपको कामयाब करे, अपना भी नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें। और रिमेंबर, मोटिवेशन और मैक्सिमम एफर्ट, दो चीजें हैं, इन दो चीजों को आप साथ लेके चलें तो इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ओके, स्टॉप शेयरिंग। तो टीम आईटी का मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये सेमिनार अरेंज करवाया स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स की भलाई के लिए। आईटी तो वैसे ही मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त उस्मान अली वो आईटी से रिलेटेड थे, मेरे एफआईपी में मेरे ग्रुप लीड भी थे। तो इस तरह ही आप लोग काम करते रहें, इसी तरह स्टूडेंट्स की भलाई के लिए सेमिनार्स वेबिनार्स करवाते रहें, अल्लाह आपको इसका अजर दे। तो इसके साथ ही हम सेशन को एंड करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। We also wanted to say that thank you so much, Mr. Ahmed, for enlightening us with such great information.